सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। वैसे तो मुमलिकत खुदादाद में ऑडियो वीडियो लीक्स का सीजन है, लेकिन कराची की सियासत एक अलग तर्ज की सियासत है। कराची की सियासत को भी साइड पर रख दिया जाए तो कराची में एक नया मामला सर उठा रहा है और वो है एहतजाज का मामला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मोअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि नस्ला टावर को गिरा दिया जाए। उसके तरीक़ाकार का भी कह दिया गया कि इसको किस तरह से गिराना है। मोअज़्ज़ज़ अदलिया का फैसला, हुक्म अपनी जगह पर, लेकिन वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, जो मुतासरीन थे, जो वहाँ के मुकीम थे, इस सारी सूरत हाल के अंदर सरापा एहतजाज हैं। उनकी जानिब से बड़े लेवल पर एहतजाज किया गया और आबाद की जानिब से भी बाकायदा तौर पर हड़ताल की कॉल दी गई और एहतजाज किया गया कि कम से कम इनको कंपनसेट किया जाए या फिर वजारत सिंध की जानिब से इस सारे मामले के ऊपर कंपनसेशन की जाए और लोगों को दूसरी जगह आबाद किया जाए। ये एक बड़ा बुनियादी इंसानी पहलू है। इसके ऊपर बात करने से लोग शायद कतराते हों, लेकिन हकायक दरअसल ये है कि किसी भी बुनियादी इंसानी अलमिये के जन्म लेने से पहले उसके ऊपर नज़रसानी करना भी कानून के अंदर आता है और इस हवाले से कानून क्या कहता है, इसके ऊपर बात करना बनती है। अब मुल्क के अंदर जो ऑडियो वीडियो लीक्स का सीजन है वो भी एक अलमिया है, उसके ऊपर भी बात करना बनती है कि आप बड़े इदारों को हेड ऑन लेते हैं, उनकी बड़ी बड़ी शख्सियात को हेड ऑन लेते हैं और मुबैना तौर पर जाली ऑडियोज जनरेट की जाती हैं, जिसको बाकायदा तौर पर न सिर्फ सियासी सतह के ऊपर बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्सपोज किया जा चुका है। और हम गुज़िश्ता कई दिन से ये कहानी और ये घन चक्कर, ये लकी ईरानी सर्कस देखते चले आ रहे हैं। ये सियासत किस तरफ जा रही है, पीडीएम ओवरऑल बतौर सियासी जमातों का इकट्ठ इस सारे मामले को कैसा देखती है, हुकूमत का इसके ऊपर रिस्पांस कैसा रहा है और अब कानूनी सतह के ऊपर इसकी अहमियत क्या है। क्या ऑडियो लीक्स को किसी भी लेवल के ऊपर कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा सकता है? क्या किसी की भी ऑडियो किसी बड़े केस को मुतासर कर सकती है? क्या किसी ऑडियो से किसी दूसरी सियासी जमात को कोई फायदा पहुंच सकता है? क्या किसी की ऑडियो से किसी भी सियासी जमात को नुकसान पहुंच सकता है? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग नया पाकिस्तान। हैशटैग नया पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुल्क के सीनियर सियासतदान, नामवर कानूनदान और मारूफ माहिर आइन और कानून जनाब बैरिस्टर एतजाज एहसन चौधरी साहब। मैं पाकिस्तान के नामवर सियासतदान और मारूफ माहिर आइन और कानून बैरिस्टर एतजाज एहसन चौधरी साहब को इस वन ऑन वन नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूं। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुल्क की सियासत और ऑडियो और वीडियो लीक्स की सियासत के ऊपर बात करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले मैं कराची के मामले के ऊपर बात करूंगा। शहरी सरापा एहतजाज हैं, खासतौर पर मकीन मुख्तलिफ टावर्स जिनको गिराने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। उनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया पुलिस की जानिब से। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड ह्यूमैनिटी बेसिस के ऊपर इसके ऊपर नजरसानी करे? एतजाज एहसन चौधरी साहब, कोई नहीं सकता, ये होना चाहिए भी हो। आप देखें, एक बड़ी अहम जो चीज है जिसको न शायद नजरअंदाज किया जा रहा है वो ये है कि बिल्डर और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन या हाउस बिल्डिंग अथॉरिटी जो है कराची की, सिंध हाउस बिल्डिंग अथॉरिटी, इनमें ज़रूर आपस में मेल जोल होगा, इनमें कोई करप्शन हुई होगी, पैसा दिया होगा, बिल्डर ने सर्टिफिकेट जाली बनाए होंगे या गलत बनाए होंगे, या सर्टिफिकेट होंगे दुरुस्त, अथॉरिटी की मोहर ही होगी उन पे, लेकिन उनके पीछे बेकायदगी होगी और वो नहीं होने चाहिए थे, मिलने चाहिए थे सर्टिफिकेट, फिर भी दिए जा रहे होंगे। और वो लेट से वो जाली काम किया है
both the authority and the builder. अब फंस गया बीच में ऑक्यूपेंट, जो किराएदार है या मालिक मकान है जिसने वो घर लिया है, खासकर जो मालिक मकान है, उसने अपनी जमा पूंजी लगा के दिया है, पर उसको कोई इल्म नहीं। उसने जब देखा है बिल्डर के पास सर्टिफिकेट है, मोहरें लगी हुई हैं हाउस बिल्डिंग कॉरपोरेशन की, कंट्रोल अथॉरिटी की मोहरें लगी हुई हैं, स्टैंप लगे हुए हैं, उसने चेक किया जाके, वहाँ रजिस्टर्स में भी उनके नाम उसी तरह ही है और वो सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ प्रॉपर है। उसने अपनी तसल्ली कर ली है और फिर उसने खरीद लिया है, तो उसको कहते हैं इनोसेंट परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस। ये किस तरह है खास? जी हाँ, इनोसेंट फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस, ये लोग सारे इस कैटेगरी में आते हैं। इन्होंने खरीद लिया है, इनको नहीं मालूम, इनसे धोखा हुआ है। पहले तो बिल्डर ने धोखा किया है, अथॉरिटी ने भी धोखा किया है, वहाँ भी लोग मिले हुए होते हैं। फिर इन्होंने खरीद लिया है उन दस्तावेजात पर मबनी और इन्सार करके जो इनके सामने रखी गई हैं। फिर इन्होंने न सिर्फ खरीद लिया है, उस पे बना लिया है और पैसे लगा दिए हैं, जमा पूंजी खत्म कर दी है। सो दे आर इनोसेंट परचेजर्स फॉर वैल्यू, यानी वैल्यू इन्होंने कीमत भी दी है, कीमत की भी दी है, एंड विदाउट नोटिस, विदाउट द नोटिस दैट ये इसमें घपला है कि उसने बिल्डर ने या तो इनको तहरीरन कहा हो ना कि जी ये मैं बना रहा हूँ पर सर्टिफिकेट 2 नंबर है दे रहा हूँ, और फिर उसने जाके बंदे ने उसके बावजूद लिया हो कि उसको कहा गया हो कि ये 2 नंबर सर्टिफिकेट है, तो फिर तो वो नहीं इस कैटेगरी में आता। पर अगर वो इनोसेंट है, मासूम है, बेखबर है और वो परचेजर है, खरीदने वाला है, फॉर वैल्यू है, यानी रकम अदा की है उसने बाकायदा, उसने 25 लाख रुपए लगा दिए हैं जो उसने सेव किए हुए थे, और विदाउट नोटिस है, उसको इतला नहीं दी गई कि इसमें ये खामी और खुर्द-बुर्द किया हुआ है। सारे मिले हुए सब ने ये कहा है कि जी ठीक है बिल्कुल आप लें, नस्ला टावर इतना ऊंचा बन गया है। तो जो इनोसेंट परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस है, उसको बचाना ना सिर्फ अदालत के लिए जरूरी है, अदालत का फर्ज है आईनन और कानूनन, उसका कसूर नहीं है कोई, उसको बचाना, उसके मफादात का ख्याल रखना, ये अदालत का काम है। तो बैरिस्टर साहब, आपने ओवरऑल इस केस को देखा भी हुआ है, आपको लगता है कि इसमें इनोसेंट परचेजर फॉर द वैल्यू विदाउट नोटिस को बचाने की कोशिश की गई है या नहीं की गई? इस वक्त तो नहीं की जा रही, इस वक्त तो कहा जा रहा है कि गिरा दो उसको, क्योंकि ये इसने इलीगल गैर कानूनी काम किया है बिल्डर ने और उसके साथ अथॉरिटी ने, इसलिए गिरा दो, इनके सर पे चाहे गिरा दो। ये मैं समझता हूँ कि बसद एहतराम ये गलत आइडिया है। इनोसेंट परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस एक कैटेगरी है, एक खास कैटेगरी है ऐसे मामलात में, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी अदालत का फर्ज है कि उसको नुकसान ना पहुंचे, उसको नुकसान के ऊपर नुकसान ना पहुंचे। पहला नुकसान उसको हो गया कि उसके वो जो टाइटल है वो सस्पेक्ट हो गया, वो जो उसकी मलकियत है उस पर एक शुबा आ गया, अगले किसी ने खरीदना, उससे खरीदेगा तो कहेगा कि तुम्हारा तो टाइटल खराब है। दूसरा उसको नुकसान हुआ कि उसने पैसे दे दिए, 25 लाख उसने जमा करा दिए। तीसरा उसको नुकसान हो गया कि उससे वो ले लिया आपने। चौथा उसको नुकसान हो रहा है कि आप उसको मुनज़्ज़म ही कर रहे हैं, उसके लिए छोड़ ही नहीं रहे कोई गुंजाइश के वो वापस ले। या तो नस्ला टावर में कोई तकनीकी खराबी हो कि उसके गिरने का मतलब इम्कान हो, लाजमी हो कि वो गिर जाएगी, वो इस तरह बनी ऐसी है, क्रैक्स आ गए हैं, टूट रहा है, और फिर तो अदालत कह सकती है कि भाई नुकसान हो गया, ये कुदरत की तरफ से है, आपको शेयर करना पड़ेगा। इस पे हम रगड़ देंगे बिल्डर को क्योंकि उसने गलत कंस्ट्रक्शन की है, इसमें बिल्डिंग अथॉरिटी ने इसने बिल्डिंग अलाउ किया उसको रगड़ देंगे, पर आपकी हम तलाफी नहीं कर सकते। पर अगर तो वो खड़ा है और नस्ला टावर और अपनी ताकत से खड़ा है, तो उसको गिराना आप वायलेट कर रहे हैं उस प्रिंसिपल को जहां आपको प्रोटेक्ट करना है, जहां आपको सजा फिर भी देनी है,
बिल्डर को भी और अथॉरिटी वालों को भी, लेकिन वहां आपने प्रोटेक्ट करना है इनोसेंट परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस को। एब्सोल्युटली, बहुत ज़बरदस्त डिटेल में आपने इसको इलाबोरेट किया। बैरिस्टर साहब, अब इनोसेंट परचेजर की तो आपने बात कर रही फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस की, लेकिन वो इन्वर्टेड कॉमास में इनोसेंट पॉलिटिशियंस की हम बात कर लेते हैं। ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स का फंडा है, ये किस नौइयत की सियासत है? और बयान हल्फी तक भी अगर लंदन से आते हैं, ये डायरेक्शन किस तरफ है सियासत की सर? ये बहुत कबीह और बहुत ही ना मकबूल किस्म का, ना काबिल कबूल किस्म का ये सिलसिला चल पड़ा है, और जिस पे फखरिया मरियम बीबी कहती हैं जी मेरे पास और बहुत सारी टेप्स हैं, यानी ये तो ब्लैकमेल टेप्स हैं। और अरशद मलिक को भी जो ब्लैकमेल किया था वो उस टेप से नहीं किया था जो उसकी उन्होंने उतारी थी, वो जो लंदन भागे में है साहब, क्या नाम है उनका, भट्ट साहब एक, वो उनकी नहीं थी। वो ब्लैकमेल टेप एक और वो टेप थी जिससे इसको पहले जो कोई 12 साल पुरानी थी, जो इन्होंने कोई सुना, कहते हैं कि 12 करोड़ की शरीफ खानदान ने खरीदी थी एक सीनियर पॉलिटिशियन से ही, लेकिन खरीदी थी। और वो जो उन्होंने खरीदी थी उससे अरशद मलिक के इनको इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि अरशद मलिक को इससे हम इस तरह ब्लैकमेल कर लेंगे कि उसको उसके सामने केस अपना लगवाना ही उसके सामने। सो इन्होंने दरखास्त देकर खुद ये दोनों केसेस लगवाए थे। ये जज अरशद मलिक के सामने, जबकि ये पहले चल रहे थे जज बशीर के सामने। दोनों उन्होंने लगवाए थे, खुद अपनी दरखास्त थे अरशद मलिक ब्लैकमेल हो गया और एक पे उन्होंने उसको बरी कर दिया, दूसरे पे उसने कहा कि मैंने इस तरह के सुखम छोड़े हैं जो वो बाद में डिक्टेट कर रहा होता है कि इसमें बाद में कन्विक्शन सेट हो जाने की आपको कुछ उम्मीद लग जाएगी। तो ये ब्लैकमेल टेप्स आपको ये भी लगता है बैरिस्टर साहब के जज राना शमीम साहब जिनका बयान हल्फी आया सामने और लंदन से आया, उनको भी ब्लैकमेल किया गया होगा या कन्विंस किया गया होगा रॉन्ग फुटेजेस दिखा के? मैं जो समझ पा रहा हूं आपकी बात से, तो मुझे तो वही लग रहा है। वो उसको तो मेरा ख्याल है इन्होंने ये जो जाली बनाई भी है टेप स्ट्रिप साकिब निसाब की, साकिब निसाब की जो बिल्कुल जाली है, अब तो नजर आता है, पता लगता है वो इन्होंने किया क्या है, कैसे बनाई। फिर मैं राना शमीम पे आता हूँ कि उन्होंने 35 अल्फाज यूं लिखे जो ये चाहते थे साकिब निसार की आवाज में। वो 35 अल्फाज यूं लिखे और 35 अल्फाज में उसे अदा ये करना था कि जी हमें बड़े मुक्तदर हल्कों ने ये कहा है कि मुझे ये कहा है कि नवाज शरीफ को सजा देनी है और मरियम नवाज शरीफ को भी सजा देनी है और इमरान खान को हमने हुकूमत में लाना है। अब फिर वो कहते हैं कि जी मैंने अपने दोस्तों से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा हम इसके लिए तैयार नहीं है। तो अब उसकी तरफ ये बना दिया। अब ये पट्टी पहले लिख के सामने रखी, फिर उन्होंने गूगल करना शुरू किया अल्फाज को। इसके साकिब निसार साहब की ऐसी तकारीर में से जो जिनका वीडियो साथ चलाते हैं वो वीडियो, जिन तकारीर में उन्होंने वो लफ्ज बोल दिया हो, मसलन उनको उन्होंने अगर ये कहा कि इसको हमने सजा देनी है तो वो जुमला जो था जो एक और तकरीर में चल रहा था कि जो भी चोर होगा हम उसको सजा देंगे। तो और हम ये हुकूमत ये अदलिया चोरों के पीछे पड़ी रहेगी और चोरों को अमूमी तौर पे चोरों को सजा देगी। इससे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था नवाज शरीफ का या किसी और का।
पर ये इतनी जो इस्तेलाह इस्तेमाल की हुई थी कि चोरों को सजा देंगी अदालतें, तो वो उठा के उन्होंने यहाँ लगा लिया। उनके 35 अल्फाज में से 6 अल्फाज पूरे हो गए। फिर उन्होंने देखा कहीं है कहाँ है, कहीं हाँ कहाँ है, कहीं मैंने अपने दोस्तों से कहा है, किसी तकरीर में यानी पूरी की पूरी डॉक्टेड ऑडियो है, क्राफ्टेड ऑडियो है। ये आपके जो मीडिया में आई है और खासकर समा ने जो काम किया है वो कमाल कर दिया, और उन्होंने ये सारा खोल के रख दिया। अब इसमें एक चीज मैं सिर्फ बता दूं, इनको ये 3 अल्फाज मिलने दुश्वार थे। लेकिन बैरिस्टर साहब चले, ये तो मीडिया हाउसेस ने इसको डाइसेक्ट किया ना, लेकिन वो फैक्ट फोकस नामी जो वेबसाइट है और इसके अलावा एक अमेरिकी जो फॉरेंसिक कंपनी है उसने तो इसको ये कह दिया है कि बिल्कुल दुरुस्त है। तो उसको फिर कैसे फिर चैलेंज करना होगा? क्या खुद मौजूद अदलिया को इसको सोमोटो लेना चाहिए या फिर लेके चले जाना चाहिए गवर्नमेंट को, इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज कर देना चाहिए? नहीं, उसको तो मालूम नहीं इन्होंने किस तरह कन्विंस किया होगा, या वो ये टेप भी होगी कि कौन सी टेप होगी ये तो हमें नहीं पता कि उन्होंने इसी स्ट्रिप के बारे में ये कहा है। उनको एक क्लीन स्ट्रिप पकड़ा दी हो बना के, और उसमें वो क्रैक्स ना बनते हो, कट एंड पेस्ट का ना बनता हो, क्लीन स्ट्रिप दे दी हो, तो या कोई और स्ट्रिप हो, ये तो अभी तक हमें इल्म ही नहीं है। वो तो लिफाफों में बंद और बातें हैं बहुत सारी। लेकिन ये जो एक चीज है कि एक इनको ऑडियो है, जिस ऑडियो के एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने एक वीडियो में लंदन में या दुबई में एक मीटिंग में, और एक कोई और है जो सिंगापुर में, एक पाकिस्तान में, 4-5 टेपे हैं जिनमें से वो अल्फाज उठाए हैं। इसलिए अगर टेस्ट की जाए तो लोग कहें कि ये उनकी आवाज है। वो यकीनन ये कहने पे मजबूर होंगे कि ये मेरी आवाज ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा ही नहीं जब कोई, तो वो कहते होंगे ये आवाज बनाई है। मेरे ख्याल में आवाज होगी साकिब साहब की। वो साकिब साहब को भी यकीन नहीं आता होगा, वो इसको डिनाई करेंगे, लेकिन वो होगी सारी इस तरह ऐसे मलबूबे में से बनाई हुई, ऐसा उसकी पुलाव खिचड़ी बनाया हुआ होगा, दाने को इधर से चुप के। लेकिन बैरिस्टर साहब, इसको तो डाइसेक्ट करने वाले डाइसेक्ट करेंगे भी और किया भी जा चुका है। कितना इतना इसमें बेहतरी है, कितनी गलती है, कितनी गुंजाइश है, वो तो बाद की बातें हैं। बट इन द कोर्ट ऑफ लॉ कितना एडमिसिबल एविडेंस है किसी की भी ऑडियो इस तरह सामने आना और उसको चैलेंज करना? नहीं, इस तरह तो एडमिसिबल नहीं है। इस तरह जिस तरह सूरत हाल है इसमें तो नहीं है एडमिसिबल। लेकिन लोगों पे एक इम्प्रेशन तो इसने डाल दिया है ना, लोगों पे एक ऐसा इम्प्रेशन डाला है कि जी बिल्कुल जितना साकिब निसार कह रहे हैं, और ये मजलूम बन गए एकदम। इस पे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को खुद लेना चाहिए सुओ मोटो, और इस पे गौर करना चाहिए। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस काम से जो चीफ जस्टिस साहब इस वक्त फरमा रहे हैं कराची में। उसको रोकें, उस पे एक बनाए सिस्टम, जिस सिस्टम में गुनाहगार को और बेगुनाह ट्रैप हुए बंदे को में तमीज की जा सके, और गुनाहगारों को सजा दें, वो अथॉरिटी के हो, वो बिल्डर्स के हो। लेकिन इस तरह बिल्डिंग्स गिराने से बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री भी जो इस वक्त फरोग पा रही है उस पे भी बहुत धचका लगेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब आपने कमेंट करना था राना शमीम साहब के बयान हल्फी के ऊपर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था जो आप मिस कर गए, पहले बताना था आपने। हाँ जी, राना शमीम के बारे में तो मैं ये अर्ज कर दूं, राना शमीम को देखें कितने वो कीन थे मियाँ साहब की सिलाए खास पे, कि उन्होंने बुलाया है कि आप न्यूयॉर्क में थे जब 6 तारीख को आपके भाई फौत हो गए। जी जी। फिर आपके जब भाई फौत हो गए तो आप वहां से लाहौर नहीं पहुंचे फौरन या पिंडी, आप वहां से न्यूयॉर्क गए। भाई 6 तारीख को फौत हो गए, 8 तारीख को आप न्यूयॉर्क पहुंचे, 10 तारीख को आपने एफिडेविट पे दस्तखत किए, उसके बाद आप आए घर की तरफ। अब वो इतना क्या जरूरी था उसको दस्तखत करने का, वो उसको ये, और क्या इनको एतमाद था कि जो बात ये करेंगे वो सच थी, वो इनको सुनाई गई होगी, उनको कहा क्या गया
राना शमीम साहब को कहा गया कि आप ये एक बयान दें जिससे ये तस्दीक हो सके कि किसी और मौके पर भी ये साकिब निसार ने ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ को और मरियम को सजा सुनानी है और इमरान खान को लाना है पावर में, गवर्नमेंट देनी है। It was the part of the campaign, you mean to say? Part of the campaign. जी, मैं अर्ज कर दूं जरा, मैं अर्ज कर लूं जी जी जी। ये उनको ये कहा गया कि ये उसने कहा होगा सर मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो बड़ी मेरे साथ ये तो बात हुई नहीं। उन्होंने कहा आप कह सकते हो क्योंकि ये टेप सुनो, ये टेप सुनो। ये खुद कह रहा है साकिब निसार हमारे पास जब ऑडियो आ गई है, अब हमने बजाय ऑडियो वाले को पेश करें जिसने ऑडियो ली है, वो तो कोई बंदा ही नहीं है, ऑडियो वाले को पेश करना बड़ा जरूरी है जिसने वो रिकॉर्डिंग की हो। पर ये रिकॉर्डिंग तो 50 तकरीरों में से या 10 तकारीर डिफरेंट तकारीर से लेके जोड़ी गई है, तो कोई बंदा ही नहीं है जिसने वो ऑडियो ली हो। तो उन्होंने अब ये corroborative एविडेंस चाहते थे जो कि उसको जरा स्ट्रेंथ दे सके। तो इन्होंने कहा कि ये सुन लो, ये सुनो। उसने सुना होगा, उसने कहा अरे, और जेन्युइन लगती है, अरे ये तो बड़ा हद होगी कि ये इनके पास तो असली है। तो फिर उन्होंने कहा होगा कि भाई साहब आप हमारे, हमने आपको चीफ जस्टिस भी लगाया, सिंध हाई कोर्ट का जज भी लगाया, हमने हमारी पार्टी के आप वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वुकला के, आपको बड़ी इज्जत दी हमने। ये कहने की जरूरत नहीं होगी, वो ममनून होगा पहले से ही। उसने कहा होगा अगर है तो मियाँ साहब ले आओ, मेरे भी दस्तखत करा लो। अब वो जब उतर गया है, वो जिस तरह रुई का सिलाइयों वाली रुई की जो तार होती है वो उतर जाए, या क्रिकेट का गेंद उतर जाए, तो जब वो अब मुबैना बयान इसका साकिब निसार का वो उतर गया, वो खत्म हो गया, वो जो स्ट्रिप थी वो तबाह हो गई है, वो जीरो हो गई है, वो एक टाइम बॉम्ब हो गया है गले में फंसा हुआ मुस्लिम लीग नवाज के। तो अब वो शमीम, राना शमीम इस वक्त तो मेरा ख्याल है बहुत तड़प रहा होगा, बहुत घबराया हुआ होगा, बहुत घबराया होगा, जिसने ये साबित करने की कोशिश की है कि मियां साकिब निसार ने सिर्फ इस वीडियो में, इस ऑडियो में नहीं, जनाब जज साहब और वक़्त पे भी ये कहते रहे हैं, दोनों को बाप बेटी को पकड़ो और इमरान खान को लाओ। ये तो एक और जगह भी इन्होंने कहा है। तो ये टेप बिल्कुल जेन्युइन है। अब वो इस वक्त बहुत घबराया हुआ होगा, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा बैरिस्टर साहब आपकी इजाज़त से एक ब्रेक लेना चाहूँगा। ख्वातीन और हज़रात जाता है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चंद इम्पॉर्टेंट शख्सियात ने एक दरख्वास्त दायर की है और उन्होंने कहा है कि इजाज़त दी जाए कि इस मामले के ऊपर, साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो के मामले के ऊपर एक कमीशन तश्कील दिया जाए। तो ये किस हद तक मामला आगे जा सकता है और कमीशन की कितनी ज़रूरत है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो अब रूटीन पॉलिटिक्स है उसमें क्या हो रहा है, उसमें कोई दम है भी या नहीं है। ये जो कवानीन एकदम से पास हो गए, फिर बिल्स पास हो गए, तो अपोजिशन सारी सिचुएशन के अंदर कहाँ स्टैंड करती है बशमूल पीपल्स पार्टी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान, सीनियर सियासतदान बैरिस्टर एतजाज अहसन चौधरी साहब आज इस एक्सक्लूसिव नेशनल डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। अगेन वेरी वार्म वेलकम सर। बैरिस्टर साहब, जस्टिस साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है, और दरख्वास्त गुजार जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट बार के सदर हैं सलाहुद्दीन अहमद साहब और मेंबर जुडिशल कमीशन हैं सैयद हैदर इमाम रिजवी साहब। इन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस मुबैना ऑडियो की तहकीकात करे। तो आपको लगता है कि इसके ऊपर फर्दर कोई अब काम हो सकता है, अदलिया की जानिब से कमीशन बन सकता है कोई? सलाहुद्दीन भी एक बड़े अच्छे वकील भी हैं, बड़े मोतबर आदमी हैं, और इससे बढ़ के वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सबीउद्दीन
अहमद के बेटे हैं जी 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 और बड़े ही शाइस्ता आदमी और शाइस्ता मिजाज है। जी। उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में और दूसरी तरफ अतर मिन्नल्ला साहब भी ऐसे ही है। पर दूसरी लेकिन इन दोनों को मेरा ख्याल है एक बात सोचनी चाहिए जी जी। और उस लिहाज से ये कमीशन भी अगर बनानी है तो ये सुप्रीम कोर्ट को बनानी चाहिए, क्योंकि एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बीच में नाम आया है और उनको मुतनाज़ा किया गया है। तो जो सुओ मोटो ज्यूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये लिखना चाहिए, भेजना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि जरूर ये आपके चीफ जस्टिस का मामला है, तो हम नहीं चाहते कि हम उस पे करें। इंसाफ जरूर होना चाहिए, अगर वो मुजरिम हैं तो उन पे जुर्म साबित होना चाहिए, पर ये मामला हमारे पास नहीं रहना चाहिए, हमें नहीं देखना चाहिए। ये मामला आप सुलझाएं और आपके कुलीग सुलझाएं, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या थे जिन पर ये इल्जाम लगा है। अब रही कमीशन ऑफ ट्रुथ कमीशन, ट्रुथ कमीशन तो मेरा ख्याल है इस मुल्क में कहाँ बनेगी? किसने कोई सच बोला है कभी? कौन सच बोलने पे तैयार हुआ है? कौन तैयार हुआ है? वो अगर झूठ बोलने की गर्दान देखनी है तो मेरा ख्याल है वो सबसे ज्यादा शरीफ खानदान की बनेगी और ऑन दी रिकॉर्ड बनेगी। लेकिन तो एक बात पे सच बोल गई है मरियम नवाज। वो कहती है कि जो इश्तिहारात वाली ऑडियो थी ना वो मेरी ही है और मैं ही मीडिया सेल चला रही थी और मैंने ही मना किया था कि कुछ चैनल्स को इश्तिहारात ना दिए जाएं। तो इस हद तक तो जहां सच बोला है वहां तक तो अप्रिशिएट करना बनता है सर, तक अप्रिशिएट करना बनता है। पर मैं ये अर्ज कर दूं दो तीन बातें। एक तो ये कि ये क्या बात है, ये सोचे आप जी जी कि पाकिस्तान में कोई 73-74 रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं और कई जमातें 50 साल से 60 साल से 100 साल से चल रही हैं। क्या बात है कि अगर कोई झूठ बोलने वाली बात आती है या झूठा सर्टिफिकेट पेश अदालत आए उज़्मा और आलिया में पेश होने की और कोई अदालत के पे हमला करने की जुर्रत कोई करता है, कोई चीफ जस्टिस को बरमला गालियां देने की बात करता है, कोई लिबरी फॉन्ट का जाली सर्टिफिकेट देता है, कोई कतरी खत का जाली सर्टिफिकेट देता है, कोई अरशद मलिक का जाली वीडियो देता है, क्योंकि उन्होंने अगर जाली ना होता वीडियो तो उन्होंने इस्तेमाल किया होता, किसी अदालत को पेश किया होता। वो पेश नहीं किया क्योंकि वो जाली था। और मैंने पहले दिन ही ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर ये जाली नहीं तो इनको रिलीफ मिल जाएगी, इनको चाहिए फौरन पेश करें अगर जाली नहीं। कौन सी और जमात है इनके अलावा जिन पे ये झूठ की, ऐसे झूठ की और फैब्रिकेटेड एविडेंस की, यानी वो बात तो वो भी करते हैं कि ऐसा क्या है कि सारे इल्जामात हम पर लग जाते हैं और पीपल्स पार्टी को बड़ा सुकून में रखा हुआ है। ये बात तो वो भी करते हैं। तो ये बात तो आपसे भी पूछना बनती है कि ऐसा क्या है? पर ये पीपल्स पार्टी ने कभी हमला किया अदालत पे? नहीं। जिस पे कन्विक्शंस भी हुई। पीपल्स पार्टी ने कभी जजों को यूं टेप्स में, वो ऑडियो टेप्स चली, ये कहा कि नवाज शरीफ को 10 साल 7 साल सजा कर दो, शहबाज शरीफ को 7 साल करो, मरियम को 6 साल करो। ये पीपल्स पार्टी के किसी लीडर की जुबानी जजों को हिदायत देते हुए और जजों को तस्लीम करते हुए आपने सुना? नहीं। ये पीपल्स पार्टी से कभी सुना कि वो पत्थर लेके, क्राउड हम भी ला सकते हैं, पत्थर लेके आ जाए और नैब को इतने मोटे मोटे पत्थर मारने शुरू कर दे और फिर क्या, फिर मजलूम बन जाए और नैब भी डर के 7 महीने 8 महीने उसके बाद उस केस को खोले ना और उनको कोई हाथ ना लगाए। जजेस को वो थ्रेटन करें, उनसे फैसले लें अपनी मर्जी के, थ्रेटन करके वो माफिया मांग रहा है जज उनसे, और वो आगे से पड़े हुए हैं कि जी मियाँ साहब बहुत नाराज होंगे। ये कभी पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया? पीपल्स पार्टी के लीडर तख्ता दार पे लटक गया। पीपल्स पार्टी की लीडर अपने बच्चों को लेके, 2 बच्चों को लेके, कभी इस जेल में कभी उस जेल में, कभी इस
शहर में 3 शहरों में अदालतें लगी थी। मैं तो उस वक्त उनका वकील था। 7 मुकदमात में उनको बरी कराया बीबी शहीद को। और वो एक अदालत, 2 अदालतें थी लाहौर, 3 अदालतें थी कराची, एक अदालत थी रावलपिंडी। वो बेचारी बच्चों को आलती पालती उठा के और भागती फिरती थी। कभी उसने अदालत को कोई गाली दी, कुछ कहा? ये हमने यह पीपल्स पार्टी से मुकाबला करना तो मतलब है तो ये हमारा नौजवान चेयरमैन जो बिलावल भुट्टो, इन सब में सबसे ज्यादा शाइस्ता जबान से बात करते हैं और सब बड़ों की ताजीम करते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी से खुदारा ना मिलाइए ना, पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया ना। मैं मिला नहीं रहा, मैं उनके क्लेम्स बता रहा हूं आपको। वो कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म रवा रखा जा रहा है और पीपल्स पार्टी को बड़ा ढीला छोड़ा हुआ है सबने, ये वो कहते हैं, उनका क्लेम है। ये तो कहना कि पीपल्स पार्टी ने बाहर निकल के हर दफा ये अदालत गए हैं, ये अदालत से निकल के इन्होंने हरदा सराई की है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है लंबी लंबी। आप देखते हैं आसिफ साहब अंदर जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं, हंसते हुए निकल आते हैं, वो उनकी आदत है। वो कितनी भी परेशानी में, मैंने उनकी जबान कटी हुई देखी है। और वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी और उनका सेनेटर था, वो मुल्ज़म था, जो सेनेटर आज बना हुआ है वो मुल्ज़म था उसका, वो पुलिस ऑफिसर था डायरेक्टली। पर आसिफ साहब को मैंने देखा, मैं वहाँ पहुंचा हूँ, मैं उनका वकील था उस वक्त, और मैं वहाँ पहुंचा हूँ बीबी के कहने पे को अगले दिन लाहौर से। तो वो कटी हुई जबान से भी हंस रहा था शख्स। तो ये पीपल्स पार्टी का तो पैमाना ही और है। हमने बड़ी सजाएं काटी है। मेरे जैसे बंदे ने कोई 2-2.5 साल अदालतों अच्छा सर देखिए ये बात मुझे अच्छी तरह, मुझे आपकी भी जो आपकी काविशें हैं और आपके ऊपर जो मजालिम हैं वो सारे मुझे अच्छी तरह याद है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ। बात बड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन उस तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा। ये जो एक ही दिन के अंदर 33 बिल्स पास हो गए कौमी असम्बली से, और फिर शहरी रहमान साहिबा बरमला ये इजहार कर रही थी कि 50% से जायद लोग हमारे साथ हैं और हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और फिर पता चलता है कि सेनेट में भी एक अकलियत वाली जमात अक्सरियत ले जाती है और 4 कवानीन पास करा जाती है एक ही दिन के अंदर। तो ये क्या हो गया सर? इसमें भी तो फिर कहीं मुनाफकत है अपोजिशन के लोगों की, बशमूल दोनों बड़ी सियासी जमातें। हमारे बंदे तो मैं समझता हूँ आप गिन सकते हैं। और हर दफा हमने कहा है जो हाउस में हमारे बंदे आए हैं या खड़े हुए हैं हमारे साथ वोट पे कि आप गिन ले। कोई शायद एक आधा पीछे रह गया हो। सर फैसल वोडा साहब ने क्लेम किया था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब तक हमें वोट देंगे, और वो क्लेम बाद में करते रहे कि उन्होंने हमें वोट दिया है। आप लोगों तक पहुंची है ये बात? नहीं, मेरे तक नहीं पहुंची ये। मेरे तक ये पहुंची थी पिछले वोट में, क्योंकि मेरे दोस्त हैं नवीद कमर कि वो नहीं पहुंचे। तो मैंने पता कराया जब, तो पता लगा वो लाहौर में बीमार पड़े हैं, उनके वो अस्पताल में हैं और उनको बड़ी परेशानी उसकी थी। मैं उस वक्त उस खबर को पढ़ के गया उनको अस्पताल में मिलने, और उनको आईसीयू में रखा हुआ था और मसलसल ड्रिपें लगी हुई थी। और वो मतलब है कोई वजह थी तो ना वहाँ ना थे, वरना कोई बंदा हमारा नहीं है अभी तक इस तरह खुदा ना खास्ता हिला। ये अफवाह है, गिलानी साहब से मुतालिक अफवाह है ये, यकीनन अफवाह। ओके, बैरिस्टर एतजाज हसन चौधरी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून बैरिस्टर एतजाज हसन चौधरी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, अब ईवीएम से मुतालिक हम बात कर लेते हैं। एतजाज हसन चौधरी साहब, आप फरमाइएगा कि कितना ये एप्लीकेबल है। ये बिल तो पास हो गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग के हवाले से पीपल्स पार्टी का अपना एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है। मैं लास्ट प्रोग्राम में आपसे मेरी बात हुई थी, आप कहते हैं उन्हें वोट देना चाहिए, लेकिन उसका कोई तरीक़ाकार होगा। स्पेन से एक टीम मंगवाई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
उसको 4 करोड़ रुपए सिर्फ फीस की मद में दिए गए। उसने आकर कहा कि जी ये ऑनलाइन वोटिंग ओवरसीज की जो है ये तो हैक हो जाएगी, ये तो किसी काम की चीज नहीं है। तो वोटिंग का तरीकाकार तय होने में ही अगर साल साल लगने हैं तो ये कब इंप्लीमेंट होगा, ईवीएम का मामला और ओवरसीज के वोट डालने के हक का मामला? देखिए, ईवीएम और चीज है और ओवरसीज वोटर, इनको अलग-अलग ले सब्जेक्ट को। ईवीएम का जहां तक ताल्लुक है, हाँ, इसमें शक नहीं है कि कानून जो इस वक्त कानून है ताबख्ते कि इसको तब्दील कर लिया जाए, फिर इसमें तरमीम कर ली जाए। इस वक्त जो कानून है, इलेक्शन कमीशन इसकी पाबंद है कि वो इलेक्शन जो कराए वो किसी ना किसी सूरत भी ईवीएम के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुताबिक करवाए। वो किस किस्म की हो ये और बात है, जिससे तसल्ली हो जाए। लेकिन करवानी उन्होंने ईवीएम इसी किस्म की है, किसी किस्म की ईवीएम। और इस हवाले से एक चीज मैं ऐड भी कर दूं कि सर ईवीएम से मुतालिक ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत से बाकायदा फंड्स भी मांग लिए हैं कि आप हमें प्रोवाइड करें, हम फिजिबिलिटी बताते हैं कि कब तक हम इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं, कब तक ये पॉसिबल हो सकता है। इस हद तक तो हो चुका है जी, वो तो करने कानून ये कहता है अगर ईवीएम, अब कानून तो ईवीएम के जरिए ही, लेकिन वो ईवीएम कैसी होगी, वो मजीद मुतनाज़ा कर देगी इलेक्शंस को या लोगों को मुतमईन कर देगी। एक ईवीएम ऐसी है जो लोगों को कुछ मुतमईन कर सकती है, जो हमने लाहौर हाई कोर्ट के पोल्स में तसलसल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पल्स से भी वोट पड़ जाता है और बैलेट पेपर भी वो निकाल देती है उसी बंदे की मोहर उस पे लगी हुई निशान पे या नाम पे जिसको वो वोट किया होता है, इलेक्ट्रॉनिकली वोट किया होता है। वो पेपर भी ट्रेल भी दे देती है, उसको आप फोल्ड करके और डब्बे में डाल देते हो, तो चेक हो सकता है कि वो ज्यादा और ये कम और ये या ये कम और वो ज्यादा तो नहीं हो गए। तो एक तो ये हो सकता है शायद इत्मीनान मुतमईन कर लेने वाली ईवीएम निकाल ले इलेक्शन कमीशन, पर इस वक्त अगर कानून में तरमीम नहीं की जाती तो वो पाबंद है ईवीएम के जरिए ही वोट डलवाने की, और ये पेचीदगी पैदा कर दी है या हल कर लिया है गवर्नमेंट ने अपने वोट डलवा के जॉइंट हाउसेज में ये कर लिया है। जहाँ तक ताल्लुक है गैर मुल्की पाकिस्तानियों का, ओवरसीज तो उनके लिए हम भी पीपल्स पार्टी भी शुरू से चाहती रही है यही कि इनको वोट का हक मिले और पार्टिसिपेशन मिले हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। प्रॉब्लम ये आती रही है कि कैसे मिले। प्रॉब्लम अब भी जो आएगी, मिसाल के तौर पे एक बंदा वो चकवाल से है और रहता है बर्मिंघम में। अब बर्मिंघम में पहले चकवाल वाले सारे इकट्ठे किए जाएंगे, जो चकवाल में 4 कंस्टिट्यूंसीज हैं, तो उनको कंस्टिट्यूंसी वाइज उनकी लिस्ट बनाई जाएगी कि चकवाल 1, चकवाल 2, चकवाल 3, चकवाल 4। अब चकवाल 1 के जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, फर्ज करें ज्यादातर नॉर्थ इंग्लैंड में या नॉर्थ ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड वगैरह में। चकवाल 2 के बिखरे हुए हैं सारे यूरोप में, और चकवाल 3 के जो है वो तो सारे मिडल ईस्ट में है, या कुछ मिडल ईस्ट में है, कुछ मिस्र में है, नॉर्थ अफ्रीका में है, कुछ साउथ अमेरिका निकल आए हैं। तो इनके वोट और इनको किस तरह क्रेडिट किस कैंडिडेट को और किस वो हल्के में किया जाएगा, या इनके हल्के बाहर ही बना दिए जाएंगे, ये कानून इस मामले में साइलेंट है। अगर बाहर बना दिए जाएंगे तो आइन में तरमीम की जरूरत होगी कि आइन में हल्के बढ़ा दिए जाए। आइन में तरमीम की जरूरत होगी तो फिर वहाँ 2/3 मेजोरिटी वाला मामला आ जाएगा। चले कानून में तरमीम तो कर ली, आइन में कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ा रखना नहीं है सर। वो नहीं हो सकेगा ना। अच्छा चलें, मैं कटिंग इट वेरी शॉर्ट, ये बड़ी डिटेल्ड बहस है। नवाज शरीफ साहब के वापस आने की राहें हमवार होती हुई नजर आ रही हैं आपको, ये जो पॉलिटिक्स अभी डेवलप हो रही है? तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा फंसते। हाँ,
ऑडियो टेप इसकी साकिब निसार साहब की, जी जी। उससे तो बहुत फर्क है। और वो स्वाय फैब्रिकेशन के, जिस तरह समा टीवी ने दिखाया है कि वो एक तकरीर कर रहे हैं, कहीं वो ऑडियो वीडियो है, उसमें से सिर्फ ऑडियो खींचा है, वीडियो की नहीं खींच सकते, क्योंकि अगर वीडियो में 2 लफ्ज वो दुबई में वाली तकरीर में है, 4 लफ्ज लंदन वाली तकरीर में है, 5 लफ्ज लाहौर हाईकोर्ट बार से मुखातिब होते हुए हैं, तो वो फिर वीडियो ही बदल जाती है। ऑडियो तो का तसलसल आप रख सकते हैं, वीडियो का तो तसलसल आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने की कोई राह हमवार नहीं हो रही? अगर ऐसी सूरत हाल चलती है तो बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। अच्छा, तो आपको ये भी नहीं लगता कि खान साहब की गवर्नमेंट के जाने के दिन करीब हैं, ऐसी कोई बात? खान साहब की गवर्नमेंट तो अपने पैरों पे खुद ही खड़ी हो सकती है, और वो लड़ते ही रहते हैं उनके पाँव, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के पाँव, खान साहब के नहीं, पर गवर्नमेंट के। अच्छा, खान साहब के नहीं। उनके तो इसमें -1 वाला ऑप्शन कोई नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट के पाँव लड़ते रहते हैं? नहीं, हमारी किसी जमात में भी ना मुस्लिम लीग नवाज में से आप नवाज को या मरियम को माइनस कर सकते हैं, शहबाज हो सकते हैं, हमजा हो सकते हैं। सर, होल्ड ऑन, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। -1 फ्रॉम द गवर्नमेंट, लाइक नवाज शरीफ साहब के दौर में उनको हटा के शाहिद खाकान को लाया गया था, इसी तरह पीपल्स पार्टी के दौर में गिलानी साहब को हटा के राजा परवेज अशरफ साहब को लाया गया था। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। वो तो गवर्नमेंट ने खुद फैसला किया था ना। वो तो अगर इमरान खान ये चाहे तो वो हो सकता है, पर वो नहीं चाहेंगे। वो इमरान खान इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, और इमरान खान अकेले पर ही वो चल रही है पार्टी। और मुस्लिम लीग नवाज में तो बड़े बड़े लोग थे जिनमें सेरा डाल दिया। नवाज शरीफ ने पहले अपने भाई के गले में डाला हार, और फिर उससे उतार के और ये शाहिद खाकान अब्बासी के गले में डाल दिया। भाई से उतारा जो हार, उसका अनाउंस करके पार्लियामेंट्री पार्टी में, तो उसको भी बड़ा जख्म लगा। उसने भी फिर बदला ले लिया कि वो एयरपोर्ट पे पहुंचा ही नहीं जब नवाज शरीफ वापस आ रहे थे, और बगैर किसी के से हाथ मिलाए वो लाहौर की एयरपोर्ट से पिंडी एयरपोर्ट चले गए। पिंडी एयरपोर्ट भी कोई ना आया, और फिर अडयाला जेल के अब भी ये ऑडियो वीडियो के मशवरे वहीं से तो नहीं जा रहे हैं कि वो बाद में एक्सपोज भी हो जाती हैं चीजें? तो शायद वहीं से जा रहे हो, लेकिन वो जो है बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ और शरीफ खानदान एक मुश्किल में है। वो और कोई कर सकता है, किसी और को बना सकता है। पीपल्स पार्टी ने भी खुद फैसला किया कि यूसुफ रजा अगर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, और उसके बाद राजा परवेज अशरफ को लाया जाए। और इसी तरह हो सकता है अगर खुद इमरान खान फैसला करे, क्योंकि इमरान खान के अलावा उसके सामने कोई पीटीआई में क़यादत नहीं खड़ी जो उसका मुकाबला कर सके। वेरी ट्रू, फैसला वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। Then sir, chances of early elections, do you see any chances of early elections, sir? अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं, अर्ली इलेक्शन पर ये स्वाबदीद ये भी प्राइम मिनिस्टर की होगी। और ये जिस तरह जो प्राइम मिनिस्टर अगर ना चाहे और इस मामले में अड़ जाए तो वो नहीं हो सकेंगे। एब्सोल्युटली राइट। बैरिस्टर एतजाज एहसन चौधरी साहब, पाकिस्तान के माहिर और कानून और सीनियर सियासतदान, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। बड़ी बर्जिस्तगी के साथ दिल के फपोले खोल रहे थे और उन्होंने बड़ी डिटेल में तज्जिया किया, ख़ास तौर पर नस्ला टावर से मुतालिक, और जिस तरह उन्होंने टेक्निकल पॉइंट्स को रेज़ किया वो आपके और हमारे सामने है। साथ साथ वो कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं। ये बड़ी बात होती है, या आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह सकते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे मुल्क के अंदर
जहां की पॉलिटिक्स इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स हो, यानी एक छोटा सा इवेंट होता है वो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स की शेप चेंज करके रख देता है। आपने गुज़िश्ता दिनों में देखा कि एक ऑडियो टेप आई, फिर ऑडियो टेप आई, फिर बयान हल्फी उससे पहले आया, तो वो उसने चीज़ों को बिल्कुल मोल्ड करके रख दिया। उसके दौरान अगर कोई शख्स ये कह दे कि देयर आर सर्टन चांसेस ऑफ अर्ली इलेक्शंस और ये हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा एनालिसिस है, बड़ी खबर है। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।